नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली में हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, डिजिटल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पीएम मोदी और मैक्रों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी उन्होंने मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले। यूक्रेन और रूस की जंग को देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है। इटली पहुंचने पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि G7 समिट में विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ कादम्नी शर्मा हमारी सीनियर एडिटर जुड़ चुकी हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। जिस पृष्ठभूमि में ये सम्मेलन हो रहा है उस लिहाज से वैश्विक परिदृश्य में इसकी क्या अहमियत है कादम्नी, और अलग अलग देशों के साथ भारतीय द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये कितना अहम है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस वक्त बैठक चल रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। ये दूसरी बार है कि G7 के साइडलाइंस पर इस तरह की बैठक हुई है। इसके पहले 20 मई 2023 को जो हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी उसके साइडलाइंस पे भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी जेलेंस्की से, और उन्होंने कहा था कि जो यूक्रेन रूस युद्ध है इसका इम्पैक्ट, इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर हो रहा है, और भारत का इंटरेस्ट जो है वो ना इकोनॉमिक है ना रणनीतिक है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी पर है। जिस तरह से असर इंसानों पर हो रहा है, पूरी दुनिया पर हो रहा है, उस पर असर है। और साफ तौर पर भारत ने कहा था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, इससे सारे मसले सॉल्व होने चाहिए। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उन्होंने बधाई दी थी तीसरी बार सरकार बनाने पर, और ये भी कहा था, अपील किया था उनसे कि स्विट्ज़रलैंड में जो पीस समिट हो रहा है उसमें वो आएँ। भारत की तरफ से सेक्रेटरी वेस्ट जो हैं पवन कपूर, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीस समिट में। लेकिन ये बैठक जो है इसलिए भी अहम है क्योंकि जो G7 समिट इस बार भी जो हो रहा है उस पर रूस यूक्रेन युद्ध की छाया जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। जितने भी G7 देश हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और इसको लेकर लगातार बातें चल रही हैं। पीएम मोदी ने इसके पहले ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनक, उनसे मुलाकात की। कई मुद्दों पर उनसे बात हुई। आपको पता है कि ऋषि सुनक जो है वो अब चुनाव की प्रक्रिया में है और चुनाव होना है अभी यूके में। इसके अलावा उन्होंने इसके पहले मैक्रोन, राष्ट्रपति मैक्रोन जो है फ्रांस के, उनसे भी मुलाकात की। उनसे भी कई मुद्दों पर बात हुई, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई, AI वगैरह पर बात हुई, और वो भी अभी चुनाव में जा रहे हैं। तो अलग अलग नेताओं से बात हो रही है। अब आगे यहाँ पर आउटरीच समिट में पीएम जाएंगे जहाँ पर उनको भाषण भी देना है। कादम्नी, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आपसे हम एक और खबर पर बातचीत करेंगे। पहले खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, और ये खबर है कुवैत अग्निकांड से जुड़ी। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले भारतीयों के शवों को देश ले आया गया है। 12 जून को यह हादसा हुआ था जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। यह हादसा कुवैत के मंगाफ शहर में हुआ था। आज वायुसेना के विशेष विमान से शवों को देश लाया गया। विमान कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा जहां केरल के सीएम पिनराई विजयन समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अब ये विमान दिल्ली पहुंचेगा। आपको बता दें कि कुवैत की आग में केरल के 23, तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश के 3, कर्नाटक के 1, यूपी के 3 समेत कुछ और राज्यों के लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे और उन्होंने वहां अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। अब कीर्तिवर्धन सिंह भारत लौट आए हैं। हम सीधे रुख करेंगे। संवाददाता हमारे साथ कादम्नी शर्मा मौजूद हैं न्यूज रूम से। कादम्नी, शवों को भारत ले आया गया है लेकिन इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या घायलों में भारतीय भी हैं, उनका वहां पर इलाज चल रहा है, या फिर
वहाँ पर उनकी सहायता किस प्रकार से की जा रही है, अगर उनको ज़रूरत है सहायता की तो? जी देखिए, जो पार्थिव शरीर हैं, जो 45 भारतीय वहाँ पर मारे गए हैं, जिनमें से 23 केरल से हैं, वो अब तो भारत ले आए गए हैं। केरल में जो 31 पार्थिव शरीर हैं, वो वहाँ पर परिवारों को सौंपे जा रहे हैं। कुछ तमिलनाडु से हैं, एक कर्नाटक से भी हैं, तो वो हो चुका है। अब दिल्ली में भी यही प्रक्रिया होनी है। जो बाकी जगहों के कामगार मारे गए हैं, उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारों तक पहुँचाने हैं। डीएनए टेस्ट काफ़ी तेज़ी से हुआ, इसी के कारण 12 जून को ये हादसा हुआ और 14 को ये सब कुछ संभव हो पाया है। 176 भारतीय वहाँ पर उस इमारत में उस वक्त मौजूद थे, जिनमें से 45 की मौत हुई है। 33 लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो स्थिर है, कोई खतरे की बात नहीं है। 11 जो और भारतीय हैं, उनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जो भी वहाँ पर भारतीय दूतावास से जो भी मदद हो सकता है वो सारा कुछ कर रहा है। 12 जून को जब ये घटना हुई, उसके बाद से ही लगातार दूतावास और हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों से भी, कुवैत के अधिकारियों से, फायर डिपार्टमेंट से, अस्पताल से। 5 अलग अलग अस्पतालों में भारतीय जो हैं वहाँ पर भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। भारत से 13 तारीख को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी वहाँ पर गए थे। उन्होंने वहाँ पर घायलों से मुलाकात की, उनको आश्वस्त किया कि भारत सरकार जो कुछ भी संभव है वो वहाँ पर कर रही है उनकी मदद के लिए। उन्होंने वहाँ पर मंत्रियों से भी मुलाकात की और उनसे भी ये आश्वासन लिया कि जो कुछ भी संभव होगा वो किया जाएगा। तो सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जो घायल है उनको पूरी मदद दी जाए। जी, कादम्बनी, शवों को भारत ले आया गया है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों की बिलोंगिंग्स भी हों। परिजनों को उनको सौंपने के लिए क्या कोई इंतजाम किया गया है, उसके बारे में क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, अभी ये साफ नहीं है, लेकिन एक दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कई लोग चिंता जता रहे हैं, वो है मुआवजे का मुद्दा। तो सरकार, राज्य सरकार ने भी ऐलान किया है, केरल में कम से कम, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कुवैत सरकार भी कुछ मुआवजा देगी। दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस है, कंपनीज जिन कंपनी में ये काम कर रहे थे, उसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा और वहाँ के कानूनों के मुताबिक 1 साल के अंदर कोई भी दावा जो है वो पेश किया जा सकता है कानूनी उत्तराधिकारी जो भी हैं उनके जरिए वहाँ पर सोशल जस्टिस विभाग में, और 1 साल के अंदर सारे कागजात दिखाने पर ये सब कुछ मिल जाता है। तो ये एक बड़ी मदद होगी उन सभी परिवारों के लिए जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। दुख बड़ा है, लेकिन परिवार को आगे भी चलना है, तो कुछ मदद तो ज़रूर हो जाएगी इस मुआवजे से। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, ये जो सरकार ने एक मिशन चलाया शवों को लाने का और वहां पे सहायता पहुंचाने का, उसको लेकर कीर्तिवर्धन सिंह जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। On Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि लोगों के जहन में ये बात, ये चिंता खासकर घूम रही है कि जो लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए, वो किन कंडीशंस में रहते हैं, क्योंकि जो खबरें वहां से आई हैं कुवैत के हादसे के बाद वो दहलाने वाली हैं। वो ये बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं होते जहां पर वो रहते हैं। आनंद भाई, सबसे पहले बताऊं कि ये दहलाने वाली बात तो है। हादसा बहुत खतरनाक है और मेरी खास तौर से मिडिल ईस्ट और गल्फ में, कुवैत में मैं खुद 5 साल रहा हूँ, उस इलाके में रह चुका हूँ जो मंगफ की बात है। तो मेरी संवेदनाएं हैं और मैं पूरी तरह से उन तमाम फैमिलीज और विक्टिम्स को अपनी तरफ से दुआएं देता हूँ।
जहां तक सवाल है लोगों के डर का, तो देखें ये डिपेंड करता है कि किस तरह के जॉब पे आप आ रहे हैं, किस तरह की कंपनी वहां मिलती है। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, दूसरे है कि कुछ मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और फिर बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज होती है जिनके जरिए बहुत से काम लिए जाते हैं। उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज मिलती है। जहां तक सवाल है कैंप्स का, ये जो मैं देख रहा था, ये तो एक बड़ी बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग के अंदर लगभग 200 लोग कैसे फंस गए हैं और कैसे उनकी जाने गई। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंप्स होते हैं जिसमें आप देखें, जैसे ट्रेन्स के अंदर हमने देखा है ना कि 3 टियर सिस्टम होता है, और आप 1 2 3 इस तरह से, उस तरह से भी। जी, लगता है आसिफ से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। जैसे संपर्क स्थापित होगा हम उनसे बातचीत करेंगे। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि वहाँ पर जो श्रमिक हादसे का शिकार हुए वो किन हालात में रह रहे थे, किन कंडीशंस में रहे थे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वहाँ पर काम कर रहे थे। आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था कि आमतौर से होता क्या है कि जो कैंप्स होते, कुछ पोर्टा केबिन कैंप्स हुआ करते थे, और उसमें अलग अलग 3 टियर सिस्टम होता था, और जिस कंपनी के आप साथ जा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले चीजों को जांच लें, परख लें, और उसके बाद ये तमाम चीजें तब होती हैं जब कोई छोटी कंपनी, कोई ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और वो ध्यान नहीं रखते, और लोकल बिल्डिंग ओनर्स वगैरह से मिलके तादाद से ज्यादा लोगों को वहां पे रख देना, और कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, इस तरह ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जहां तक सवाल है जी। कुवैत का, तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हिंदुस्तान से कुवैत का बहुत ही शानदार रिलेशन है। मैं खुद गवाही देता हूं उस चीज की, 5 साल मैं वहां रहा हूं, और मुझे लगता है जिस तरह की वहां से रिएक्शंस मिली हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, वो भी देखने के लायक है। कैसे हमारे यहाँ से खुद एक मिनिस्टर जाते हैं MOS, और वहां पूरी मदद मिलती है। अच्छी बात यह है कि कुवैत के अंदर हमेशा से, अभी कम से कम पिछले 2 3 टर्म से हिंदुस्तान सरकार ने बड़े अच्छे एम्बेसडर्स दिए। इससे पहले मिस्टर डॉक्टर CB जॉर्ज हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत जी। शानदार काम किए, और इस वक्त देखें कि अभी कैसे आदर्श जी हैं। तो ये लोग पूरी जी। एम्बेसी की तरफ से भी पूरी सपोर्ट देने को तैयार रहते हैं। और कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, वहां जो ये हादसा हुआ है, वहां कंपनीज देखें, इंडस्ट्रियल, कभी कभी क्या होता है कि कुछ शटडाउन के लिए कम वक्त के लिए लोगों को बुलाया जाता है, और वो जब आते हैं फिर उनको देखना होता है कि वो कैसी उनकी सुविधाएं मिल रही है। ये जो अभी आसिफ भाई, एक और जो सिस्टम है वहां पर मिडिल ईस्ट का, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के तहत वहां पर जो नियोक्ता है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, उसको काफी अधिकार मिल जाते हैं। कफाला सिस्टम की बात यहां पर बहुत हो रही है। तो क्या जो लोग वहां पर काम करने जाते हैं सभी इस दायरे में आते हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि आप किस जरिए से जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है? दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बताऊं चीजें अब बहुत ज्यादा बदल रही हैं। और वो जो पहले एक हुआ करता था ना कि आप चाहे व्हाइट कॉलर जॉब में जाएं, कि चाहे आप किसी भी तरीके के जॉब में जाते हैं, तो एक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती थी। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे बहुत हद तक जो एम्प्लॉयज हैं उनको बड़े फ्रीडम मिलते हैं, और बहुत हद तक वो सफर करने में, रहने में, और हर तरह के कफालत को चेंज करना, ये ट्रांसफर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होती है, वो भी करने की बहुत सी सुविधाएं हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं मामला जिसमें लोग फंस जाते हैं और वहां से निकलना मुश्किल होता है। वहां पे जरूरत पड़ती है हमारी एम्बेसी के सहयोग की, और वहां पे जरूरत जी। पड़ती है लोकल जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उनके सहयोग की। अभी का जो ये मामला हुआ है, ये देखें, इस जांच का तो विषय है ही, और ये बहुत दुखद है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है, इतने सालों से मैं रह रहा हूँ, कि इस दुखद घटना के बावजूद जाहिर है ये पूरी कोशिश यहाँ की जो ये है गवर्नमेंट्स होती हैं, बहुत सीरियसली लेती हैं इन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे बहुत सख्त एक्शंस होंगे, और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जाएंगी, और आने वाले दिनों में चीज़ें और बेहतर होंगी। लेकिन जो हिंदुस्तान से बिल्कुल यही उम्मीद हमारे जो आसिफ भाई आते हमें हैं करनी लोग, चाहिए। उनके तमाम वो लोग जो जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, उनकी सुरक्षा एक मुख्य बिंदु, एक मुख्य चिंता होती है उनके परिजनों के लिए, और उस पर जो वहां की सरकारें हैं ध्यान दें, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, यही दुआ हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान सरकार पर टिप्पणी नहीं था। RSS ने यह सफाई जारी की है।
मोहन भागवत ने मणिपुर विपक्ष लोकसभा चुनाव पर दिया था बयान। आपको बताया कि पिछले दिनों मोहन भागवत का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें उन्होंने अहंकार की बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि काफी समय से मणिपुर शांति की बाट जो रहा है, ऐसी तमाम बातें कही। और इस बयान को सीधे सीधे बीजेपी से जोड़कर देखा गया, सरकार से जोड़कर देखा गया। हम सीधे रुख करेंगे, अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अखिलेश, उस बयान के मायने क्या थे, अब इस सफाई के मायने क्या है? देखिए, उस बयान के मायने बिल्कुल स्पष्ट थे, क्योंकि ये जो संघ का प्रशिक्षण वर्ग होता है उसके समापन पर नागपुर में कार्यक्रम हुआ था। हर साल ये कार्यक्रम होता है, उसमें 2 प्रमुख भाषण उनके होते हैं हर साल। एक विजयादशमी पर होता है और एक ये वाला नागपुर का जो भाषण होता है वो होता है। इसमें जो पहला भाग होता है वो समसामयिक विषयों पर टिप्पणी होती है, ये आरएसएस की ओर से कहा गया। इसमें जहाँ तक मणिपुर का प्रश्न है, तो मणिपुर पर पिछले साल भी विजयादशमी के भाषण में संघ प्रमुख ने टिप्पणी की थी। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार आरएसएस की टिप्पणी मणिपुर के घटनाक्रम पर आई हो। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव अभी समाप्त हुए, तो ये एक विषय ऐसा रहा जिस पर कि उन्होंने टिप्पणी अपनी ओर से की। लेकिन संघ के नेताओं का ये कहना है कि जिस तरह से 3 मिनट का एडिटेड भाषण उनका चलाया गया और उसको जोड़ दिया गया, ये कहा गया कि जब सेवक होते हैं उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, और इसके अहंकार बात को जो है सरकार से जोड़ दिया गया, इसको उन्होंने गलत बताया। उन्होंने बोला कि उनकी टिप्पणी किसी भी सरकार पर या व्यक्ति के ऊपर नहीं थी, उनकी जो टिप्पणी थी वो स्वयंसेवकों के ऊपर थी, और स्वयंसेवकों के ऊपर उन्होंने व्यापक टिप्पणी की थी। इसको चुनाव परिणाम से जोड़ना या चुनाव से किसी व्यक्ति को जोड़ना, ये सरासर गलत है, ये बात स्पष्ट की गई है। तो ये आरएसएस ने अपनी ओर से स्पष्ट किया। और साथ ही ये भी जो बयान इंद्रेश काया है, जो कि आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, उन्होंने कहा था कि अहंकार के कारण बीजेपी की 240 सीटें आई, तो इससे उन्होंने आरएसएस ने अपने आप को अलग किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का ये आधिकारिक बयान नहीं है, आरएसएस इस तरह की बातें और इस तरह के बयान नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्या मल्टीनेशनल कंपनियां तीसरी दुनिया के मजदूरों के साथ भेदभाव भरा सलूक करती हैं? क्या यूरोप अमेरिका में जो उनके मानदंड हैं वो एशिया और भारत तक आते आते बदल जाते हैं? कई रिपोर्ट्स में इस तरह का इशारा मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन इंडिया के गोदामों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अमेजन के इन कर्मचारियों पर टारगेट पूरा करने का दबाव बहुत ज्यादा है। अमेजन के गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक वहां की इनबाउंड टीम ने 8 बार शपथ ली है, जबकि आउटबाउंड टीम ने 1 बार शपथ ली है। इनमें काम ज्यादा होने पर वॉशरूम और पानी पीने का ब्रेक छोड़ने की शपथ भी शामिल है। हालांकि अमेजन के प्रवक्ता ने कहा है कि इन दावों की जांच की जा रही है। अमेजन ने ऐसे अनुरोध कभी नहीं किए हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इसे तत्काल रोकेंगे, इसे तत्काल रोका जाएगा। लेकिन अमेजन अकेली कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनियों पर भी ऐसे ही भेदभाव के आरोप हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्क्स एंड स्पेंसर, टेस्को, सेंसबरी और फैशन ब्रांड जैसी कंपनियों के सप्लायर्स के यहां भारतीय मजदूरों को शोषण झेलना पड़ता है। महिलाओं ने शिकायत की है, ऑर्डर पूरा करने के लिए कई बार उन्हें रात भर रुकना पड़ता है और फर्श पर भी सोने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ भारतीयों को यहां झेलने पड़ते हों। ब्रिटेन में भी काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को काफी कुछ झेलना पड़ता है। द गार्जियन की मई 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि 11 कंपनियों में 30 से ज्यादा मजदूरों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। रोजगार की शर्तों को पूरा नहीं किया गया, उन्हें अनुपयुक्त हालात में रहने को बाध्य किया गया, जिनमें दूसरे मजदूरों के साथ कमरा और बिस्तर साझा करना शामिल था। उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य बैंकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकायत पर उन्हें निकालने की धमकी तक दी गई। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। विराग गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं और साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं, क्या कोई कंपनी ऐसे नियम कायदे बना सकती है जो मानवता के खिलाफ हों, जो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करते हों? हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अनंत जी, जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने जो निलहे मजदूर थे, बिहार में जो नील की खेती करते थे, उनकी दुर्दशा पर सबसे पहले उन्होंने पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।
जो डिजिटल इकोनॉमी है, इस डिजिटल इकोनॉमी में जो गिग वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी वर्कर्स हैं, और उनके ऊपर कोई नियम कायदे कानूनी सुरक्षा लागू नहीं होती है। उनका एक सिर्फ आईडी कार्ड होता है, उसको चालू कर दिया जाता है या उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो तीन तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के मालिक, इनके जो विदेशी कर्मचारी हैं, उनको करोड़ों रुपए में सैलरी मिलती है, और दिहाड़ी जो मजदूर हैं भारत के, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ये सारे एम्प्लॉइज इनके रिकॉर्ड में कहीं हैं ही नहीं। जब ये बोलते हैं कि हम अरबों खरबों डॉलर का हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हमने भारत में इतने रोजगार पैदा किए, और अगर इनसे पूछा जाए कि आप 4 लाख या 5 लाख रोजगारों की बात करते हैं और उन अपने सारे एम्प्लॉइज का डिटेल्स दीजिए, क्योंकि जब आप एम्प्लॉइज का डिटेल्स उनसे मांगेंगे तो वो तुरंत लेबर लॉज के भीतर आ जाएंगे, और उसके बाद उनको मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे, उनके मेडिक्लेम्स देने पड़ेंगे, इनको सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी। और सरकार के दायरे में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए 100 दिनों का जो सरकार ने एक अभी अपना एक्शन प्लान बनाया है, और उसमें लेबर कोड को जो लागू करने की बात है, उस लेबर कोड में 29 कानूनों को एक साथ उन्होंने मर्ज किया है, और 4 उसके जो हिस्से हैं, उसमें जो पहला हिस्सा है वो है कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अब इसके तहत कई राज्यों ने अपने नियम जारी किए हैं, कई राज्यों ने अपने नियम जारी नहीं किए हैं। पूरे देश में एक रूपता हो, लेबर कानूनों का पालन हो, उसके लिए जरूरी है। सवाल यह है कि कंपनियों की इस चतुराई पर कैसे काबू पाया जाए। आपने कहा कि वो ऑन पेपर अगर अपने एम्प्लॉयज के तौर पर इनको दिखाते हैं तो वो श्रम कानूनों से बंध जाते हैं, लेकिन अगर वो ऑन पेपर दिखाई नहीं रहे तो किसी शिकायत के कोई मायने बचते हैं? आनंद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और डिजिटल इकोनॉमी का सबसे मौजूद सवाल है। जैसे हम ओला उबर कंपनियों को देखते हैं, अभी आज की खबर है कि जो धूप में और उनके साथ जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, एम्स में और सफदरजंग अस्पताल में ड्राइवर भर्ती हो रहे हैं, किसी समय में उनको बहुत इंसेंटिव दिया गया, आज की तारीख में उनका कमीशन भी कम हो गया, और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, कंपनियां उसके ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। कुछ दिनों पहले आया था कि जोमेटो कंपनी में 10 मिनट के भीतर डिलीवरी करने का सिस्टम है। तो कंपनियां अपने सर्विस को दिखाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन करती हैं, लेकिन उस सर्विस को जो पूरा करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज की देखरेख नहीं करती हैं, और ये सरकार के चिंता का विषय है। लेकिन इन कंपनियों का ऐसा ढांचा इस तरीके से है कि वेबसाइट अमेरिका में है, इनकी जो कंपनी है, दूसरी डेटा वाली कंपनी वो आयरलैंड में है, तीसरी कंपनी सिंगापुर में, भारत में मार्केटिंग कंपनी है, और ये कंपनियां आउटसोर्सिंग से लेती हैं। तो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। तो नाम अमेजन का है, लेकिन काम कोई और कंपनी के दायरे में कर रहे हैं, और ये गोरख धंधा है जिस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, एक बात तो स्पष्ट है विराग जी, जैसा आप भी कह रहे हैं कि एक भेदभाव, एक अंतर किया जाता है विदेशी कर्मचारियों में और जो तीसरी दुनिया के लोग हैं उनके बीच इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। अब मेरा सवाल यह है कि अगर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अगर किसी के साथ श्रम कानूनों के उल्लंघन किए जा रहे हैं, अगर उनसे मौलिक जरूरतें भी उनकी पूरी नहीं की जा रही हैं, तो उस सूरत में ऐसे कर्मचारियों के अधिकार क्या हैं, उनकी रेमेडी क्या है, वो कहां जा सकते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं? देखिए आनंद जी, मरता क्या ना करता, जिसके पास काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, वो किसी भी शर्त में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अपने घर का चूल्हा जलाना है। और वो आदमी अगर अपने अधिकारों की बात करेगा तो कंपनी अगले दिन उसको नोटिस भी नहीं देनी है, कोई लीगल नोटिस भी नहीं देनी है कि हम 1 महीने की नोटिस दे रहे हैं, और उसके कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन वो अपनी बात उठाएगा उस दिन उसका वो कार्ड ब्लॉक कर देंगे और उसको बोलेंगे तुम्हारी छुट्टी है। ये दिहाड़ी मजदूर हैं, और दिहाड़ी मजदूर अपने कानून के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इसीलिए सरकार बनी है। स्टेट जो होती है वो कमजोर की मदद करने के लिए होती है, और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि इतनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी में जो गिग वर्कर्स हैं, पार्टियों ने भी बोला था कि गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, लेकिन भारत में राज्यों का खजाना खाली है,
इसलिए जो कंपनियां इन लोगों को एम्प्लॉय करती हैं वो कम से कम मिनिमम वेजेस दें, उनके समय के जो मिनिमम समय है कि एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं काम कराना है तो उसमें दुगनी उसमें तनख्वाह दें। इन सारी महिलाओं के बारे में विशेष उनके कार्य स्थल पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। तो इन सारी बातों का कंपनियां पालन करें। इसके लिए जरूरी यह है कि राज्य सरकारें, क्योंकि जो लेबर कोड है उसमें राज्यों की भी भूमिका है, और केंद्र सरकार इन कंपनियों पर दबाव बनाए जिससे कि करोड़ों, सिर्फ एक आध दो लोगों का मामला नहीं है, कई करोड़ लोग हैं जो इन अमानवीय परिस्थितियों का शिकार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी हमारे साथ इस मसले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो विराग का कहना यह है कुल जमा निचोड़ कि ऐसे मामलों में स्टेट की भूमिका यानी कि सरकारों की भूमिका अहम हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसे इंटरवीन करना जरूरी हो जाता है। खैर, अगली खबर का हम रुख करते हैं। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों में ही बीते 5 महीने के भीतर 450 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या के मामले हैरान करने वाले हैं। अमरावती संभागीय आयुक्त कार्यालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी विदर्भ में किसान आत्महत्या के सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पश्चिमी विदर्भ में जनवरी से मई तक 461 किसानों की आत्महत्या हुई है। सिर्फ अमरावती जिले में 5 महीने में 143 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। किसान आत्महत्या अमरावती संभागीय आयुक्त कार्यालय के ये आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। खासकर पश्चिम विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जनवरी से मई तक 5 महीनों में पश्चिम विदर्भ में 461 किसानों ने आत्महत्या की है। अकेले अमरावती जिले में 5 महीने में 143 किसानों ने आत्महत्या की है। अमरावती संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा किसान आत्महत्या के जारी आंकड़ों के मुताबिक इन 5 महीनों में अमरावती में 143, अकोला में 82, यवतमाल में 132, बुल्ढाना में 83 और वाशिम जिले में 21 किसानों ने आत्महत्या की। इसके लिए प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बारिश और बंजर भूमि के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि एक बड़ा कारण किसानों को उनकी फसल का उचित दाम न मिल पाना और सरकार की आयात निर्यात की गलत नीति भी है। अभी तो जो आंकड़े आए जारी हुए हैं वो सिर्फ पश्चिम विदर्भ के हैं। पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के आंकड़े आने अभी बाकी है। जाहिर है महाराष्ट्र सरकार को किसानों की समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश कसालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। नीट 2024 परीक्षा मामले में अभी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और कुछ छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। NTA की याचिका में अलग अलग हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में NTA ने दलील दी है कि 7 हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ेगा। इसके अलावा छात्रों की याचिकाओं में पेपर लीक, CBI जांच जैसे मुद्दे सामने आए हैं। इस पर भी NTA को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब इन सभी मामलों में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो NTA ने किया है सिर्फ NTA की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन तो नहीं है। लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप NTA का रिप्लाई आना है, NTA के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी 11 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इन 11 याचिकाओं में 4 याचिकाएं NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि देश की अलग अलग हाईकोर्टों में जो नीट परीक्षा से जुड़े मामले चल रहे हैं उन सबको एक साथ क्लब कर दिया जाए और उन सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी इन सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। और NTA की दलील ये थी कि अलग अलग हाईकोर्टों में अगर मामले चलेंगे तो अलग अलग सुनवाई होगी और फिर अलग अलग आदेश आ सकते हैं। इससे न सिर्फ छात्रों को दिक्कत
होगी बल्कि अलग अलग तरीके की समस्याएं पैदा होंगी। तो इन सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया जाए और सबकी सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में करवाई जाए। एनटीए की तरफ से दायर इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, उनको 2 हफ्ते का समय दिया है नोटिस का जवाब देने के लिए, और 8 जुलाई को इन सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी। उसके अलावा जो बाकी 7 याचिकाएं थी वो अलग अलग छात्रों की ओर से दाखिल की गई थी, और इनमें जो बुनियादी विषय है जुड़े हैं नीट परीक्षा में धांधली से, पेपर लीक का मसला हो, सीबीआई जांच का मामला हो, ग्रेस मार्क्स से जुड़े मामले हों, या फिर सेंटर मैनिपुलेशन का एक नया मामला भी अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से परीक्षा केंद्रों के चयन में भी धांधली की गई, और कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उन्होंने गोधरा में एक पर्टिकुलर परीक्षा केंद्र का चयन किया, उनका वहां पर सेंटर पड़ा और बाकायदा उसके लिए उन्होंने पैसे दिए। इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो इन 4-5 मुद्दों को लेकर 7 अलग अलग याचिकाएं छात्रों की ओर से दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और उनको इन मामलों में भी 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है, और इन सभी मामलों की सुनवाई, इन 7 याचिकाओं की सुनवाई भी अब 8 जुलाई को होगी, क्योंकि पहले से कल भी कई याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई 8 जुलाई को रखी गई है। तो कुल मिलाकर अब 8 जुलाई का जो दिन है वो बेहद अहम है नीट परीक्षा से जुड़े छात्रों के लिए। उन सब की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी, क्योंकि न सिर्फ एनटीए की याचिकाओं पर बल्कि छात्रों की ओर से जो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, चाहे वो सीबीआई जांच की मांग हो, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग हो, या बाकी जो शिकायतें हैं, उन सब के बारे में जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो 8 जुलाई को देश भर के छात्रों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि उनको किस तरह का न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। वैसे आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से जो काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है एडमिशन के लिए 6 जुलाई से, उसको रद्द करने की, फिलहाल रोकने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उस पर रोक लगाने से मना कर दिया, क्योंकि 8 जुलाई को सभी मामलों की सुनवाई होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा को लेकर हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री और एनटीए के द्वारा नीट घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है। अगर नीट पे पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ क्या? क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी, या अब मोदी सरकार ने 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोंटने का काम किया है? इस बार मोदी सरकार ने एनटीए का दुरुपयोग कर मार्क्स और रैंक्स की जोरदार धांधली की है, जिससे आरक्षित सीटों का कट ऑफ भी बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुणमान के छात्रों को रियायती दरों में सरकारी दाखिले से वंचित करने के लिए ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक्स और धांधली का खेल खेला गया। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या 2047 तक भारत विश्व की महाशक्ति हो जाएगा? तो बस स्कैन कीजिए ये क्यूआर कोड और भेज दीजिए अपना जवाब।